आज से करीब 10 साल पहले मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बीजिंग एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है। इस सफर को पूरा करने में प्लेन को करीब 5.5 घंटे का वक्त लगना था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 40 मिनट बाद ये जहाज अचानक से गायब हो जाता है और आज पूरे 10 साल बाद भी ना तो ये जहाज मिल पाया है और ना ही इसमें सवार 239 यात्री। लेकिन खुले आसमान से फ्लाइट MH370 आखिर कहां गायब हो गई, जानने की कोशिश करेंगे आज की इस डिटेल्ड केस स्टडी में। 8 मार्च 2014 की शाम मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 अपनी उड़ान के लिए तैयार थी, जिसे मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर से चीन के बीजिंग शहर तक करीब 5 घंटे 34 मिनट का सफर तय करना था। फ्लाइट के 53 वर्षीय कप्तान जहारी अहमद शाह के पास 18,365 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जबकि 27 वर्षीय को पायलट फरीक अब्दुल हामिद के पास 2,763 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। कुछ देर में इन दोनों के साथ फ्लाइट में 10 क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर्स सवार होते हैं। इस उड़ान के लिए फ्लाइट को 37,200 किलोग्राम फ्यूल की जरूरत थी, लेकिन सेफ साइड पर इसमें 49,100 किलोग्राम फ्यूल भरा जाता है, जिससे ये फ्लाइट करीब 2 घंटे ज्यादा यानी 7 घंटे 31 मिनट तक उड़ान भर सकती थी। यानी अगर किसी परेशानी की वजह से रूट डाइवर्ट करने की जरूरत पड़ती तो भी फ्यूल की दिक्कत न आती। लेकिन मलेशियन एयरलाइंस को क्या पता था कि रूट बदलना तो दूर की बात है, अगले कुछ घंटों में ये जहाज अचानक से गायब हो जाएगा और कभी नहीं मिल पाएगा। खैर, ये जहाज टैक्सीवे से होते हुए धीरे धीरे रनवे 32R पर पहुंचा और रात के करीब 12:42 पर इस जहाज ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट से सक्सेसफुल टेक ऑफ किया। पायलट इसे कुआलालंपुर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रेडियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर देते हैं और करीब 12:45 पर यह जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। अब पायलट जहाज के डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर देते हैं और ठीक 20 मिनटों के बाद जहाज में लगे ट्रांसपॉन्डर ने अपनी करंट जीपीएस लोकेशन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रडार को भेज दी। ये ट्रांसपॉन्डर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है जो हर थोड़े टाइम के बाद अपनी करंट लोकेशन करीबी रडार तक पहुंचाता है। यानी अब तक सब कुछ सही चल रहा था। रात के 1:17 पर फ्लाइट 370 मलेशियन ज्यूरिसडिक्शन से निकलकर वियतनाम की ज्यूरिसडिक्शन में जाने लगी। तभी मलेशियन ATC ने पायलट से कॉन्टैक्ट करके कहा कि अब आप वियतनाम की एयर ज्यूरिसडिक्शन में पहुंचने वाले हो, इसलिए आप हो ची मिन एयरपोर्ट के ATC से कनेक्ट कर लीजिए, जो कि हर फ्लाइट में नॉर्मल है। यानी कि प्लेन जिस कंट्री के एयर ज्यूरिसडिक्शन में दाखिल होता है वो वहाँ के ATC के साथ कनेक्ट बनाए रखता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। लेकिन फिर जो हुआ वो हवाई हादसों के इतिहास का सबसे रहस्यमय हादसा बन गया। दरअसल रात के 1:19 पर फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर एयरपोर्ट की रडार की रेंज से निकल जाती है और हो ची मिन ATC की रडार में दिखने लगती है, जिसके 2 मिनट बाद फ्लाइट 370 हो ची मिन की रडार से भी गायब हो जाती है, जिससे हो ची मिन ATC को शक पड़ता है और वो रेडियो पर पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगले 18 मिनट तक उन्हें फ्लाइट MH370 की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। इसी बीच ATC कंट्रोलर ने फ्लाइट में लगे ट्रांसपॉन्डर के जरिए भी फ्लाइट को रडार स्क्रीन पर लोकेट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रांसपॉन्डर सिस्टम ने भी कोई सिग्नल नहीं दिया। तभी हो ची मिन ATC ने तुरंत कुआलालंपुर ATC से कांटेक्ट करके पूरी बात बताई और दोनों एयरपोर्ट इस जहाज की खोज में लग गए। हालांकि फ्लाइट सिविलियन रडार से गायब हो चुकी थी, लेकिन पास का एक मिलिट्री रडार अभी भी इस हवाई जहाज को ट्रैक कर रहा था। मिलिट्री रडार के डेटा के अनुसार फ्लाइट पहले राइट टर्न लेती है, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेकर वापस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। रात के करीब 1:35 पर फ्लाइट MH370 अभी भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पेनिनसुला रीजन के ऊपर से उड़ान भर रही थी। इसी दौरान पास के ही सुल्तान इस्माइल पेट्रा एयरपोर्ट की रडार स्क्रीन पर 4 बार एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट ब्लिंक करता है। हालांकि उस वक्त तो कंट्रोलर का इस पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में पता चलता है कि इसमें लास्ट ब्लिंक करीब 1:52 पर हुआ था। तब फ्लाइट की लोकेशन पनिंग आइलैंड के दक्षिणी किनारे के पास थी, जहां से वो राइट टर्न लेकर मलाका के वेम्पी पॉइंट के ऊपर से गुजरती है और यही वो आखिरी लोकेशन है जहां रात के 2:22 पर फ्लाइट 370 को आखिरी बार लोकेट किया जाता है, जिसके बाद ये फ्लाइट किसी भी रडार पर नहीं दिखती। सुबह करीब 6 बजे कुआलालंपुर का एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर
फ्लाइट MH370 को खोजने का रेस्क्यू मिशन शुरू करता है। अब 6:15 बज चुके थे और यही वो टाइम था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। एक उम्मीद थी कि शायद जहाज अपने वक्त पर बीजिंग लैंड कर जाए, लेकिन 2 घंटे बीत गए मगर ये फ्लाइट बीजिंग तक नहीं पहुंच पाई। जहाज में सवार 227 पैसेंजर्स के परिवार वालों का रो रो कर हाल बेहाल हो गया था, लेकिन बीजिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर 7 देशों की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट जो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, उसमें उन्हें ना आसमान में और ना ही समुद्र में फ्लाइट का कोई नामो निशान तक मिल पाया था। इस हादसे के 1 हफ्ते बाद ऐसी खबर मिली जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पता चला कि ये जहाज मलेशिया के मिलिट्री रडार से तो 2:22 पर गायब हुआ, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार संपर्क में था। आपको बता दें कि ये बोइंग 777 जहाज था, जिसमें एक फीचर होता है कि जब इसका कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाता है तो इंजन में लगे कुछ सेंसर आसपास की सैटेलाइट से कांटेक्ट कर लेते हैं और इस सैटेलाइट से मिले डेटा के अनुसार मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद भी फ्लाइट MH370 लगभग 6 घंटों तक हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरता रहा। हालांकि इससे प्लेन की सटीक लोकेशन की कोई जानकारी नहीं मिल पाई और सुबह के करीब 8:10 पर प्लेन ने आखिरी सिग्नल भेजे, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि उसी वक्त फ्लाइट का फ्यूल खत्म हो गया होगा और वो इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया के पास कहीं क्रैश हो गया होगा। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में भी फ्लाइट MH370 की खोजबीन की गई, लेकिन किसी भी टीम को वहां फ्लाइट के मलबे का टुकड़ा तक नहीं मिला। इसी तरह अगले 3 सालों तक अनगिनत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, क्योंकि फ्लाइट में मौजूद ब्लैक बॉक्स से ही पता चल पाता है कि आखिर असल में हुआ क्या था। लेकिन $160 मिलियन खर्च करने के बावजूद फ्लाइट MH370 का कोई नामो निशान नहीं मिला, जिसके बाद 2018 में सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। तब से लेकर एक सवाल आज भी अनसुलझा है कि फ्लाइट MH370 ने अचानक शार्प यूटर्न लेते हुए बीजिंग के रास्ते को छोड़कर इंडियन ओशन की तरफ रुख क्यों किया था, जिसे लेकर कई थ्योरी सामने आई हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन टीम का सबसे पहला शक कैप्टन जौहरी पर गया, क्योंकि जनवरी 2016 में जांच के दौरान पुलिस को कप्तान जौहरी के घर से एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला था, जिसमें वही रूट था जिस रूट पर प्लेन को आखिरी बार देखा गया था। हालांकि सर्च टीम के अनुसार पायलट के घर पर्सनल सिमुलेटर में सिमिलर फ्लाइट मैप का पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप्स आज भी यही मानते हैं कि कप्तान जौहरी ने ही ऑस्ट्रेलिया के पास गहरे समुद्र में इस प्लेन को ऐसे क्रैश करवाया हो कि वो पूरा का पूरा पानी में समा गया हो, ताकि उसके टुकड़े कभी भी किसी को ना मिल पाए। दूसरी थ्योरी कहती है कि शायद फ्लाइट में पावर इंटरप्शन आया हो, जिससे सभी पैसेंजर्स बेहोश हो गए हो और बेहोश होने से पहले पायलट से गलती से फ्लाइट टर्न हो गई हो। तीसरी थ्योरी कहती है कि शायद किसी पैसेंजर ने फ्लाइट को हाईजैक करके कम्युनिकेशन सिस्टम बंद करवा दिया हो और जब तक वो फ्लाइट को कहीं और लैंड करवाने के लिए ले जा पाए, उससे पहले ही फ्यूल खत्म होने की वजह से फ्लाइट क्रैश हो गई हो। थ्योरीज तो कई हैं, लेकिन जब तक फ्लाइट 370 का ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाए तब तक सच्चाई का पता लगाना नामुमकिन है। आपको बता दें कि आज तक ये प्लेन तो नहीं मिल पाया, लेकिन 2015 में प्लेन की राइट विंग का एक हिस्सा जो फ्लैपरोन के नाम से जाना जाता है, वो तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन के किनारे पर मिला था। तब से लेकर आज तक इस जहाज के कुल 27 छोटे मोटे टुकड़े मिल चुके हैं, लेकिन उन सभी के मिलने की जगहों के बीच इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि प्लेन की असली लोकेशन का पता लगा पाना मुमकिन नहीं है। तो आखिर MH370 फ्लाइट के साथ क्या हुआ होगा और क्यों कोई भी सर्च एजेंसी आज तक इस फ्लाइट को खोज नहीं पाए? इस बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट कीजिए। और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली केस स्टडीज के लिए एयर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।